हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, यानी कि रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं ओवी 2020 और 21 के। यानी दिसंबर से एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे, अभी एग्जाम्स कंटिन्यू चल रहे हैं, कई फेज में हैं। और फेज 2 का एग्जाम्स लगभग आज खत्म हो गया, यानी 30 जनवरी को फेज 2 का एग्जाम्स खत्म हो गया। तो इसी 30 जनवरी का एनालिसिस आपको मैं लेके आया हूँ। आप जानते हैं जैसा कि पेपर्स जो हो रहे हैं उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस मैथ्स के क्वेश्चन का एनालिसिस मैं आप तक आपके सपोर्ट के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ। यानी कि क्वेश्चन आपके द्वारा जो मिल रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं क्या कर रहा हूँ, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको इसमें मेरी एक सहयोग मेरे मुझे सहयोग की आपकी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों को भेजेंगे तभी उसका एनालिसिस हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलता है या आपने पेपर दिया है और आपने सॉल्व करके आए, आपको जो क्वेश्चंस रिमेंबर हैं उसको, या आपको किसी के माध्यम से जो क्वेश्चंस मिलता है उस क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। तो जिससे जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे उन क्वेश्चनों का एनालिसिस बाकी स्टूडेंट के पास क्या होगा, पहुंच सकेगा, और उनके पेपर्स क्या होंगे, अच्छे होने की संभावना है। क्योंकि एनालिसिस पर ही ज़्यादा आधारित क्वेश्चंस जो हैं, जो पूछे जा रहे हैं, वही आपको क्वेश्चंस लगभग रिपीट हो रहे हैं। तो अगर जो बच्चे वीडियो या एनालिसिस को देख के जाते हैं तो उन्हें आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से उन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल से नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन में ऑल प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत एग्जाम देने वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट तक ये एनालिसिस पहुंच सके, तो इसके लिए आपको उसमें शेयर भी करने की आवश्यकता जरूर है। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने 30 जनवरी का वीडियो नंबर 1 बना चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो नंबर 2, यानी कि जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को मुझे क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन और शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन उसमें कराए गए थे। बाकी जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया उस क्वेश्चन को मैं हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मसावी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना, मसावी, यानी कि HCF आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो मैं ये जानता हूँ इसका मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। ये क्या है, वर्ग समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ देने पे क्या होना चाहिए, 5 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, आप जानते हैं, एक 3 है और एक 2 है। 3 दूनी 6 होता है और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ दोनों यहाँ माइनस है, यानी कि दोनों ही संख्याओं को माइनस में लिखना है, यानी कि x-3 हो गया और एक हो गया x-2। तो इस तरह से आपके दो क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। और इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चलूँ, क्योंकि 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। तो यानी ये ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो यानी कि एक बार हम लोग x-3 लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, x+3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, x-3। तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF, क्या हो जाएगा इसका, x-3। ओके, इस तरह से इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते थे, बता सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप, मैंने बताया व्हाट्सअप नंबर दिया, उस पर करिए। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो लाइक भी जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपका सपोर्ट, मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत जरूरी है। और ये चैनल अभी नया है, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको फेमस चैनल कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देख के तो बच्चा डर जाएगा, लेकिन डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे ख्याल से वीडियो आप चैनल दिख रहा होगा। यस, क्वेश्चंस आपको दिख नहीं रहे, थोड़ा सा मुझे और नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को और थोड़ा नीचे लिखते हैं। बोल रहा 5+5 × 5 अपॉन 5+5 × 5। अभी दिख रहा होगा शायद से, यस, इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 1/5, फिर इसके डिवाइड में 1/5 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5, ब्रैकेट बंद,
गुणे 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 130। इसको हमें सॉल्व करना है और पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही क्वेश्चन मार्क है। तो एकदम सिंपल सी बात देखो दोस्तों, ये भी सेम ऊपर चीज है, वही सेम चीज नीचे भी है। दोनों जगह ऊपर नीचे क्या है, सेम वैल्यू है, तो यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1। 1 इंटू, यहाँ अंदर देखते हैं, 1/5 को डिवाइड किया 1/5 से, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू 1/5 बचा। यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो ये आपको 1 बचा, इंटू 1 किया तो यानी कि 1/5 ऊपर बच रहा है, 1/5 नीचे बच रहा है। गुणे यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी एक बार 75 प्लस 55 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 75 माइनस 55 और भाग में कितना आ जाएगा, 130। ओके, ये इससे कट गया, यानी कि ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो यही सिर्फ आपको बचा है। इसको मैंने जोड़ा तो ये हो गया आपको 130, गुणे इसको मैंने घटाया तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 130, तो 130 से 130 कट गया, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं थी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोले 7/2 तथा 35/4 को पूर्ण रूप से मापने के लिए बड़ी सी बड़ी कौन सा पैमाने का उपयोग किया जाए। 7/2 इस एक भिन्न को और 35/4 को पूर्णतः मापने के लिए बड़ी सी बड़ी किस पैमाने का उपयोग किया जाए। तो बोला है इस भिन्न को और इस भिन्न को पूर्णतः मापने के लिए हमें क्या करना, अगर पैमाने का उपयोग करना है तो बड़ी सी बड़ी पैमाना क्या हो सकती है। तो जब भी आप शब्द देखें बड़ी सी बड़ी और कि कोई 2 या 2 से अधिक नंबरों का आपको पूछा हो बड़ी से बड़ी, यानी कि उसका क्या निकालना है, आपको मसावी निकालना है। तो मुझे क्या करना है, 7/2 और 35/4 का क्या करना है, मसावी निकालना है, यानी HCF मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो भिन्न का मसावी कैसे ज्ञात किया जाता है, एकदम सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया। भिन्न का जब भी मसावी निकालना हो तो उसके अंश का क्या करिए, मसावी निकालिए, और उसका उल्टा हर का करिए, हर का क्या करिए, लसावी निकालिए, तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज देख लेने का कि अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, शॉर्ट फॉर्म में चेंज होता है, यानी कि कोई किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कोई भिन्न, तो उसको डिवाइड करिए, इसके बाद मसावी निकालिए। तो देख रहा हूँ 7 और 2 किसी पार्ट में आता है, 35 और 4 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि मुझे क्या करना है, 7 और 35 का मसावी निकालना है। तो 7 के पार्ट में 7 भी आता है, 35 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 7। और हर का लसावी यानी 2 और 4 का लसावी, तो बड़ी संख्या 2 4 को डिवाइड कर दे रही, तो 4 इसका क्या हो गया, लसावी, यानी 7/4 आपको क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 करनी 2 प्लस करनी 7 बटे में 2 करनी 2 माइनस करनी 7 इक्वल टू x प्लस वाई रूट 14। तो y का वैल्यू क्या होगा। ये रोज रोज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि ऊपर नीचे की सेम नंबर है और सेम नंबर है, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं, हर का रेशनलाइज करना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और इसको पहले एक चीज देख लो कि इसका आपको वर्गों का अंतर कितना है। अगर वर्गों का अंतर आ गया यानी कि इसका होल स्क्वायर निकालना और इसके बाद इसका कंपैरिजन करना है। होल स्क्वायर निकालना ही पड़ता है, बस यहाँ हमें देखना पड़ता है कि नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है। ओके, हमें ऊपर वाले नंबर का हमेशा क्या करना पड़ता है, होल स्क्वायर निकालना पड़ता है, और नीचे वाले नंबर का अंतर देख लेना पड़ता है। अंतर कितना है आप देखेंगे तो 2 का वर्ग 4, वर्गों का अंतर है 2 का वर्ग 4, 4 और ये 2, 4 दूनी 8 हो गया और ये 7 हो गया, यानी 1 आ रहा है। तो हर से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है। क्यों मैंने हर हटा दिया, क्योंकि इसके वर्गों का अंतर कितना है, आपको 1 है। अब इसका वर्ग कर लीजिए, तो इसका वर्ग किया मैंने, आपको आ गया 8, इसका वर्ग किया तो 7 धन 2 गुणे 2, क्योंकि 2 फॉर्मूले का, और ये 2 करनी 2 गुणे करनी 7, तो ये हो गया 15 धन 2 दूनी 4 करनी 14।
अब कंपेरिजन कर दो, यहाँ पे y के स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है 4, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 4। अगर x का पूछता तो 15 आ जाता था। ओके, तो इस तरह का रोज सवाल आ रहा है, रोज आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसका डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से दोस्त कि एक वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान था, मतलब मान लीजिए आपको एक अंदर क्या है, एक वर्गाकार मैदान है और इसके बाद उसमें क्या किया गया, रास्ता बना दिया है, यहाँ टहलने के लिए क्या किया गया, रास्ता बना दिया। तो उस रास्ते की आपको चौड़ाई दी गई है, ये रास्ता आपको चौड़ाई दिया गया है, कितना है 3 मीटर है। ओके, तो हर जगह से 3 मीटर का क्या किया गया, रास्ता बना दिया गया। तो बोल रहा है कि अगर अंदर के ग्राउंड का जो अंदर का वर्ग है उसका अगर भुजा आपको 18 मीटर है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये वाले रास्ते का भाग का क्या करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वो वृत्ताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। हम हमेशा जानते हैं कि जो बड़ा रहेगा उसके क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे दोनों है स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा क्या, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो राइटिंग में आपको शब्दों में बता दे रहा हूँ, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, यानी बड़े स्क्वायर का क्या करना, हमें एरिया निकालना है। और यहाँ पे स्मॉल वर्ग का क्या करना है, स्मॉल स्क्वायर का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, तो बड़े वर्ग का हमें क्या, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो मैं बड़े का भुजा का स्क्वायर मान निकालूंगा, मान लीजिए आपको कैपिटल ए स्क्वायर करना है माइनस स्मॉल ए स्क्वायर करना है। तो मैं बड़े की भुजा तो मालूम नहीं, छोटे की भुजा तो मालूम है 18। तो बड़े की भुजा निकालोगे कैसे, देखो 3 मीटर यहाँ बढ़ रहा है, 3 मीटर यहाँ बढ़ रहा है, यानी कि टोटल कितना बढ़ रहा है 6। यानी कि बड़ा का ए का मान कितना हो गया 24 और स्मॉल ए का मान 18 दिया है, तो ये 24 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 18 का वर्ग। ओके, 24 का वर्ग होता है 576, 18 का वर्ग होता है 324। इसको मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा, तो घटाने पे आ जाता है 252 और क्षेत्रफल किस में रहेगा, वर्ग में, तो वर्ग मीटर। तो 252 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले को। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी के। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। सिंपल सी बोल रहे हैं, 15 वस्तु का जो सीपी है वो 12 वस्तु के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कितना हुआ, तो ये 15 गुणे सीपी बराबर किसके है, 12 गुणे एसपी के। रेशियो फॉर्म में चेंज कर दो, तो सीपी बटे एसपी बराबर हो गया 12/15, यानी कि 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी 4/5। यानी एसपी 5 है, सीपी 4 है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का। डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, एक का, यानी कि प्रॉफिट एक का हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के। सीपी कितना है 4 गुणे 100 कर लीजिए, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 25% आपको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात। ओके, इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तथा चाल अगर उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्वेश्चन को थोड़ा सेंटेंस बना के सही से लिखते हैं। 450 मीटर लंबी गाड़ी की चाल यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 150 मीटर लंबे पुल को
पार करने में, पुल हो प्लेटफॉर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो वस्तु कोई भी रहने दे, उसको 150 मीटर उसकी आपको माप दिया गया है। तो यहाँ पुल ले लेता हूँ, पुल को पार करने में लगा समय कितना। तो दोस्तों 450 मीटर तो लंबी ट्रेन है और उसको पार करना है कितना, 150 मीटर। यानी अगर मैं बोलूँ कुल दूरी कितना पार करना है, तो एक तो उसको अपनी लंबाई को भी पार करना है और पुल की भी लंबाई को पार करना है। तो टोटल कुल दूरी कितनी हो गई, 450 प्लस 150, 600 मीटर। ओके। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी मेरी है 600 मीटर, चाल मेरा क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको अगर मुझे क्या करना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 5/18 से गुणा कर दूंगा। और समय लग रहा है कितना, समय तो ज्ञात करना है आपको। अब इसी को हल कर लीजिए। तो मेरा क्या घटना घट रही है, यहाँ पे शून्य से शून्य कट गया है, ओके मैंने काट दिया। 5 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये 12 बार जाएगा, ओके ये भी कर दिया। इसके बाद देखिए आपको ये 12 × 18 ऊपर हो गया, बटे में 8 नीचे आ गया, बराबर समय। अब मुझे देखिए आपको कट रहा है किससे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 2 से मैंने 18 को काटा 9 बार, यानी समय बराबर आ गया 27 सेकेंड। ओके। तो ये मेरा क्या है, समय, यानी कि उसको पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 27 सेकंड लगेगा। ये प्रश्न भी आजकल रोज पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज है। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों के माप दिए गए हैं। या ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, बच्चे ने ऐसा दिया था, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात। त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है, 2:3:4 है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का अंतर बताइए। कितना होगा, मतलब सबसे बड़ा कोण जितने अंश का है माइनस छोटा कोण। तो मैं क्या करूंगा, पहले कोण का माप ज्ञात कर लूंगा। 2 3 5 और 5 4 9, रेशियो में कितना है 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 180। कैसे 180 आया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है, यानी 9 यूनिट का वैल्यू क्या है 180 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर 1 यूनिट की 20 है तो 4 यूनिट की वैल्यू, मतलब बड़ा कोण कितना अंश का हो गया, 20 चौका 80 हो जाएगा, 20 चौका 80। छोटा कोण कितना हो जाएगा, यहाँ छोटे कोण का रेशियो में कितना है 2, है ना, सबसे छोटा यही ना, तो 2 का मतलब 2 2 दूनी 40। अब इसके बीच का डिफरेंस कितने का है 40 अंश, यानी आपका आंसर आ गया कितना 40 अंश। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा 40 अंश होगा। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छी सीरीज दिया है कि tan 1 डिग्री या tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 4 इंटू tan 5, ऐसे चलते जा रहा है और लास्ट में आ रहा है इंटू tan 89, और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि अगर tan A गुणे tan B का वैल्यू आपको निकालना है, तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ए और बी का योगफल कितना है 90 है क्या। अगर ए और बी का योगफल 90 आया, इसका मतलब है कि उस दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। ये रूल को यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो 1 वाला जोड़ी बनाएगा 89 के साथ, 2 वाला बनाएगा 88 के साथ, 3 वाला बनाएगा 87 के साथ, 4 वाला बनाएगा 86 के साथ, है ना। सबका योगफल कितना हो रहा है 90 हो रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूं सबका गुणनफल 1 आया। लेकिन 45 वाला किससे बनाएगा, 45 तो 2 बार है नहीं, तो tan 45 का मान तो एक ही होता है ना। देखिए tan 1 इंटू tan 89 आपस में जोड़ी बनाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। tan 2 वाला बनाएगा tan 88 के साथ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। tan 3 वाला बनाएगा किसके साथ tan 87, उसके साथ कितना हो जाएगा 8। लेकिन tan 45 तो एक ही बार है,
तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, यानी कि सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 इंटू वन, 1 इंटू वन, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आपको इसका आंसर जो है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ओके, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दो टेबल हैं, दो टेबल में से एक टेबल को 400 रुपए में बेचने पर 20% का, सॉरी 25% का, 25% का लाभ होता है, परंतु दूसरे टेबल को बेचने पर 10% का लॉस होता है, हानि होती है। तो बोला गया है इस व्यवहार में उसे कुछ नहीं होता, ना लाभ होता ना हानि। इस व्यवहार में ना लाभ होता है, यानी दोनों टेबल को बेचने के बाद उसके पास ना तो लाभ होता है ना ही हानि हो रही है, ना लाभ ना हानि होती है। तो दूसरे टेबल का हमें क्रय मूल्य निकालना है। दूसरे टेबल का क्या निकालना है, सीपी कितना होगा, ये चीज को फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहां से ये पढ़ने पे आपको ये समझ में आ गया है, यहाँ पे अगर उसे ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है, इसका मतलब यहाँ जो इतने इसने लाभ कमाया था, यहाँ जो उसको लाभ हो रहा था उतने की यहाँ पे क्या हो गई, हानि। क्योंकि अगर लाभ और हानि नहीं हो रही, इसका मतलब है कि पहले व्यवहार में जो लाभ हुआ था उतने की उसको क्या हो गई, सेकंड टाइम हानि हो गई, तो इक्वल हो गया, इसलिए उसको कोई ना लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रही है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस वस्तु का लाभ पता कर लूंगा। जब इस वस्तु का मुझे लाभ हो जाएगा, वही दूसरे टेबल के लिए क्या है, हानि है। हानि पता है और परसेंटेज लॉस भी पता है, तो आप आसानी से सीपी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि लाभ कितने का हुआ है। तो 25% का अगर लाभ हुआ है, 25% का क्या हुआ, लाभ। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 यानी कि ये सीपी की वैल्यू हो गई और ये प्रॉफिट की वैल्यू हो गई, है ना। और एसपी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 क्या हो गया आपको, एसपी हो गया। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 400। 5 की वैल्यू कितनी है, 400, क्योंकि यहाँ देखो एसपी दिया गया है। 5 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमें 1 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालने का मतलब है कि यहाँ पे मैं 80 रुपया आ गया मेरा। 5 से मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। ओके, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 80, यही मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि 1 का ही लाभ हो रहा था। तो 1 मतलब 80 रुपए का लाभ होगा। लेकिन सेकंड टेबल बेचते समय इतना ही क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी कि हानि यहाँ बराबर है कितने, 80 रुपए। तो सीपी और हानि कितनी की हो रही है, 10% की, यानी कि सीपी का 10% क्या है, वो आपको वैल्यू है। तो सीपी गुणे 10% बराबर कितना है, 80, क्योंकि 10% की हानि हो रही है और वह रुपए में कितना है, 80 रुपए। तो सीपी का 10% और सीपी निकालना है, मतलब यहाँ पे 80 गुणे 100 हो जाएगा। क्यों, बटे में, यहाँ पे प्रतिशत मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए। 800 रुपए का वो टेबल था। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रहे जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए, दिया गया अगला क्वेश्चन, टंकी और नल वाला तो फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन आएगा। तो बोल रहा है कि ए नल जो है टंकी को 4 घंटे में भर देती है।
और निकासी नल जो पानी निकालने का काम करता है, निकासी नल बी है, टंकी को कितने घंटे में, 6 घंटे, यस 6 घंटे में क्या करती है, खाली कर देती है, 6 घंटे में खाली कर देती है। तो आगे पूछा है, आधी भरी हुई टंकी को, देखो पहले से टंकी क्या है, आधी भरी, तो आधी भरी हुई टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों नल खुले हैं। तो हमें बोल रहा है कि यदि दोनों नल खुले हैं तो आधी टंकी भरी हुई है और उसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों नल खुले हों। ये हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, ए टंकी है वो भर देती है, ए नल जो है वो भर देती है कितने घंटे में, 4 घंटे में। बी नल उसको खाली कर रहा है, तो बी यानी कि माइनस में हो जाएगा और ये क्या कर रहा है, प्लस में, यानी कि ये क्या कर रहा है, टंकी को भरने का काम कर रहा है, और ये बी क्या कर रहा है, पानी निकालने का काम कर रहा है। कितने घंटे में टोटल खाली कर दे रहा है, 6 घंटे में। तो 6 और 4 का आपको एलसीएम कितना हो गया, 12। यानी कि मैं ये मान लेता हूं कि उस टंकी में 12 लीटर पानी आता है। उस टंकी में कितना लीटर पानी आता है, 12 लीटर। तो 1 घंटे में कितना इसने भरा, ए वाले ने अगर 4 घंटे में 12 लीटर भर देता तो यानी कि 3 लीटर ऐड कर देता है उसमें 1 घंटे में। बी वहीं पे अगर 6 घंटे में टोटल खाली कर देता है तो 1 घंटे में उसने क्या किया, 2 लीटर खाली कर दिया। तो 3 भर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 1 लीटर। दोनों नल खुले हैं तो 1 घंटे में क्या आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है। तो बोला है आधा भरा है, आधा भरा है यानी कि 12 लीटर का आधा, 12 लीटर का आधा कितना हुआ, 6 लीटर। यानी कि 6 लीटर और आपको भरना है, 6 लीटर भरा हुआ पहले से ही, 6 लीटर भरना है। तो अगर 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है तो 6 लीटर भरने के लिए कितना समय लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बोल रहा है एक 2 मीटर ऊंचाई वाला व्यक्ति एक 2 मीटर ऊंचाई वाला व्यक्ति धरातल से पतंग उड़ा रहा है। यदि धागे की लंबाई कितनी दी गई है, 296 मीटर हो तो मीटर हो तथा उन्नत कोण 30 अंश हो तो पतंग धरातल से कितनी ऊंचाई पे है, पतंग धरातल से कितनी ऊंचाई पर है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मान लीजिए आपको व्यक्ति है, ये क्या है, आपको व्यक्ति है, ये आपका क्या है, धरातल है, ये आपका क्या है, धरातल यानी कि जमीन है, और ये व्यक्ति की ऊंचाई, ये क्या है, व्यक्ति है, ये क्या है, आपको व्यक्ति की ऊंचाई है। और ये ऊंचाई बोला है 2 मीटर है, लेकिन धागा उसने कहाँ पकड़ा है, यहाँ पे पकड़ा है, यानी कि पतंग यहाँ से उड़ रही है। तो बोल रहा है कि व्यक्ति की दृष्टि यहाँ से है, तो वो पतंग को जब उड़ा रहा है तो देख रहा है यहाँ पे पतंग उड़ रही है, और ये धागे की लंबाई दिया है 296 मीटर, पतंग यहाँ पे उड़ रही है। तो हमें पूछ रहा है कि ये पतंग धरातल से कितनी ऊंचाई पे, मतलब यहाँ से टोटल आपको ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ये h का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके,
और यहाँ पे बोल रहा है कि उसे देखते समय कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि 30 अंश के जो सामने वाली भुजा होती है, क्योंकि ये समकोण है, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो कर्ण की क्या होगी, आधी होगी। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 296 का आधा। 296 का आधा कितना हो गया, 148 मीटर। और व्यक्ति यहां से आपको दिया है टोटल 2 मीटर है, यानी कि दो टोटल कितना हो गया, 148 प्लस 2 जुड़ जाएगा, यानी कि आपको 150 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ 30 अंश था, कर्ण का मान दिया था, तो 30 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो कर्ण का आधा किया तो 148 मीटर, उसमें 2 मीटर और जोड़ दिया जमीन से, तो यानी कि आपको 150 मीटर वो जमीन से क्या है, ऊंचाई पर उड़ रही है। ओके, ये हो गया सरल प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, क्वेश्चन है 9, 15, 20, 25, यही ना, 25, 25, 35 के माध्यिका, माध्य तथा बहुलक का योग ज्ञात करो। योगफल कितना होगा, यानी कि इन तीनों को जोड़ने पे क्या होगा। तो हम जाहिर सी बात है आंकड़े क्रम से लगे हुए हैं। तो पहले देखिए सबसे ज्यादा आंकड़ा कौन है, 25, तो हमारा बहुलक कितना हो गया, 25। माध्यिका मतलब जो मध्य का टर्म है, क्रम से लगा हुआ मध्य का टर्म देख लीजिए, टोटल कितने, 3, 3, 6, 7, यानी चौथा पद, चौथा पद क्या आ रहा है, 25, यानी माध्यिका भी कितनी हो गई, 25। बहुलक निकालना है, सॉरी माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालोगे, तो जोड़ दोगे सबके, 25 या 75, 75 और ये 35 और 50 कितना हो गया, 35 और 15 कितना हो गया, 50। 75 प्लस 50 यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ। ओके, 75 50 जोड़ना है, उसमें 20 जोड़ देना है और उसमें 9 जोड़ देना है। तो ये हो गया आपको 5, 9, 5, 14, हासिल लगाएगा, 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15, 154 हो गया। 154 और टोटल है 7 आंकड़े, तो 154 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। माध्य कितना आ गया, 22। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 50, 50 में 22 जोड़ा तो 72। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या होगी, देख के तो आपको बहुत अड़बड़ा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये बहुत सरल है। मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकता है, इसको यहां समझिए। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो दोस्तों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये मेरा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब मैं इस टर्म को यहाँ ले जाऊंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये प्लस वाला उधर गया, क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बटे में आपको जो है उसको लिख लीजिए। अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो दिया है 0 है, यानी कि ये 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। ये तो हट गया, बचा क्या, -2, क्योंकि ये क्या है, 0 है ना, देखो आपको ये क्या है, 0 है, तो ये 0 हट गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा -2। तो एकदम सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं, या आप कोई वैल्यू यहाँ एज्यूम कर लीजिए। ऐसा एज्यूम करिए कि इसका योगफल करे तो क्या हो जाए, 0 आ जाए, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके बाद उत्तर देख लीजिए। ओके, तो वो तरीका थोड़ा सा कठिन लगा, मैं यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर उस तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहाँ मान लीजिए a बराबर 1 है, b बराबर क्या है, -1, और c बराबर 0 मान लेते हैं।
है ना, देखो तीनों का योगफल करो तो 0 आ गया। तो इसका मतलब है a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर करो -1 का स्क्वायर करा 1, c का स्क्वायर यानी 0, ए बी यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया -1, बी सी यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया 0, ए सी 0, ये हो गया 2/-1 यानी कि -2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है बड़ा सा बड़ा पैमाना बताइए जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को माप सके। बड़ा सा बड़ा आ गया यानी कि आपको क्या करना है, इसका मसावी निकालना है। तो ये क्या है 7 मीटर, 7 मीटर मतलब हो गया 700 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर बदल दीजिए। और ये हो गया 3 मीटर 85 यानी 385 हो गया। ये 12 मीटर यानी 1295 हो गया, क्योंकि 100 से गुणा कर दीजिए अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये 1200 + 95 यानी 1295। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मसावी निकाल लेते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी बोला है यानी कि कॉमन फैक्टर आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 100 आ गया। इसको 7 से डिवाइड किया 7×5 = 35, 7×5 = 35। इसको 7 से डिवाइड किया 7 × 7 बचा 5 59 हो गया, 7×8 = 56, 7×5 = 35। अभी वे समय 5 से भाग जा रहा है, 20 11 5 3 15 5 7 35। अब भाग नहीं जा रहा यानी कि यही कॉमन फैक्टर हो गया। तो आंसर आपका हो जाएगा 7×5 = 35 सेंटीमीटर। यानी 35 सेंटीमीटर वो बड़ी से बड़ी इकाई है जिससे ये तीनों को क्या किया सकता है, आसानी से मापा जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3500 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 42 49 56 63 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि जो नंबर आए वो इस सब नंबरों से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रश्न का मतलब है कि आप इसको क्या करेंगे, लसावी निकाल लेंगे। तो 7 42 49 का हम लोग अगर लसावी निकालते हैं, चलिए लसावी निकाल लेते हैं। 42 49 56 63, 7 के पहाड़े में जाता है, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63। 3 से डिवाइड हुआ 3 दूनी 6, 7 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 3 बचा। इसके बाद यहाँ पे 2 से भाग जाता है, 2 1 2 7 4 3, यानी कि 4 3 12 12 7 84, 7 के 42, 84 × 42 कर दीजिए। तो 2 चौक 8 है, 2 8 16, 4 चौक 16, 4 8 32 33, 8 6 6 12, 8 6 6 12, 3 1 4 और 1 5। तो 3528 होनी चाहिए, यानी 3528 है जो इस नंबर को क्या, ये सब नंबर क्या हो रहे हैं, इससे डिवाइड हो रहे हैं। सॉरी, ये जो नंबर है इन सभी नंबरों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितना होना चाहिए, 3528। तो अभी ये कितना है, 3500 है। तो मैं इसमें से अगर 3500 माइनस कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर है, 28 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ आपका आंसर आ गया 28। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है, एक घनाभ है 16 सेंटीमीटर घन के एक दूसरे से स्पर्श कर, मतलब आपको देखो 3 घन बोला है, 16 सेंटीमीटर घन को एक दूसरे से जोड़ने पर बनने वाले
घनाभ का क्या निकालना है आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मतलब एक ऐसा मेरा क्या है, घन है, इसको मैं क्या करते जा रहा हूँ, एक दूसरे के पास ऐसे रखते जा रहा हूँ। ओके, इस तरह से। तो बोला है कि इस घन का जो बन रहा है, ये घनाभ बन रहा है। अभी घनाभ का क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वही सिर्फ इंक्रीज हो रही है, चौड़ाई हाइट तो देखो वही उतनी की उतनी है, चौड़ाई भी उतनी की उतनी है। तो लंबाई और चौड़ाई सॉरी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऊंचाई भी 16 होगा और चौड़ाई भी कितनी होगी, 16 होगी। सिर्फ लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 + 16 + 16 यानी 48 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB + BH + LH। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2 इंटू 48। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 तियां। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 तियां 48 होता है। तो 16 × 3 × B यानी 16 प्लस BH को मैं क्या लिख सकता हूँ, BH यानी 16 × 16 प्लस LB को क्या लिख सकता हूँ, 16 × 3 × 16। तो 2 16 कॉमन आ रहा है, और है ना, सब जगह 2 16 है। तो 2 16 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 3 धन 1 धन 3, 3 3 6 और 1 7। यहाँ हो गया 256। 16 का वर्ग क्या होता है, 256, 56 दूनी 512। 512 मुझे क्या करना है, 7 से गुणा करना है। 7 7 14, 7 7 49, हाथ से लगा 4, 7 1 7 4 11, एक हासिल, 7 5 35, 35 और एक 36, 36190। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 7 49, अच्छा ये 512 है, मैं 512 था, और ये क्या है 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 1 7, 7 1 कितना हो गया 8, 7 5 35, 3584 वर्ग सेमी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसी का मूलधन कितना, मूलधन आपको दिया है, कोई राशि है 8000, मूलधन कितना है 8000 रुपये है। समय दिया, रेट दिया है 10%, और टाइम दिया है 1.5 साल, और अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक दर से CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहा है। तो आप जब जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो रेट जो होता है वह हाफ हो जाता है, यानी 10 का क्या हो जाएगा 5%, है ना, क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। और समय जो है दुगना हो जाएगा, 1.5 साल का दुगना, यानी कि आपको कितना हो गया 3 साल। 3 साल मतलब 3 टर्म में आपको देना है। एन की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1.5 साल ही रहेगा, लेकिन टर्म कितना हो जाएगा 3। अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो मैं एकदम सिंपल तरीका से बता देता हूँ आपको। 3 किस्तों में क्या करना है, ब्याज मिलने वाला है। 3 साल तक क्या होगा, 3 टर्म में क्या होगा, ब्याज मिलेगा। क्योंकि 1.5 साल मतलब 6 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर 6 महीने का। तो हमें क्या करना है, 3 टुकड़ों में क्या करना है, इसका ब्याज निकालना है। तो 8000 का मुझे क्या करना है, 5%, 8 पंचे 40। पहले साल तो 400 ही मिलेगा, दूसरे साल 400 तो मिलेगा, इसका आपको ब्याज मिला 400, लेकिन ब्याज का ब्याज कितना मिला, 400 का अगर 5% करे तो 20, है ना। एकदम सिंपल सी बात, पहले साल 400 मिलेगा, 8000 का क्या 5% यानी 400 आ गया। दूसरे साल क्या होगा, 8000 का 5% मिलेगा तो 400 मिलेगा, प्लस ब्याज का ब्याज मिलेगा, तो ब्याज का यानी कि 400 का 5% यानी 20। और तीसरे साल क्या होगा, इसका 5% यानी कि 400, इसका 5% यानी 20, और इसका 5% यानी कि आपको 21। अब इन सबको टोटल कर लीजिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो 4 4 4 1200 हो गया, 1240, 1261, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 0. नहीं, क्या है, 9 × 0.9 × 0.09 × 0.009 × 1.03 × 1.003 × 1.003, ऐसा ही आपको क्वेश्चन है। इसका वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना। दशमलव संख्या गिनिए, 1 2 3 3 2 5, 1 3 3 3
यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 5 और एक 6। यहाँ पे क्या हुआ, 3 2 5 और एक 6। दशमलव के अंकों की संख्या क्या है, समान है, यानी ऊपर 9 4 बार है, नीचे 3 3 बार है। काटिए, 3 त्रिका 9, 3 से 3 कट गए, 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 3 तो क्या हो गया, 243 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बोल रहा है किसी थैले में, क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी थैले में कुल रकम है 3000 रुपए, और ये 3000 कैसे है, जिसमें 100 रुपए, 50 रुपए तथा 10 रुपए के नोट क्रमशः 5:8:10 में है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात करो। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सी बात है, नोटों की संख्या आपको रेशियो के फॉर्म में दिया है, इसका मान लीजिए कोई कॉमन मल्टीपल है तो कॉमन मल्टीपल ले लीजिए, नहीं है तो आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 और 10 कितना हो गया, 23, है ना। और इसमें गुणा करिए, देखिए 100 का गुणा